नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर यह है कि चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कभी भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग आज कर सकता है और 3:30 बजे चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये माना जा रहा है कि इसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले राज्यों में जाकर उन्होंने चीजों को समझा, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त भी यूपी भी गए, उत्तराखंड गए। इसके बाद लगातार चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के साथ हो या फिर नीति आयोग के साथ और तमाम जो बड़े अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हो रही थी। और इन सब के बीच सब रिपोर्ट को खंगालने के बाद, सारी तैयारियों के बाद 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये माना जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से आज किया जा सकता है। यानी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि सारी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर जो मामले बढ़ रहे हैं उन सब चीजों पर भी विस्तार से चुनाव आयोग ने चर्चा की है। और चाहे वो 5 जो चुनावी राज्य हैं वहाँ के तमाम अधिकारियों से, वहाँ के नेताओं से मुलाकात की है चुनाव आयोग की टीम ने। इसके बाद चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ लगातार चुनाव आयोग संपर्क में है, नीति आयोग की टीम के साथ संपर्क में है, सबसे बैठक मुलाकात का दौर हुआ और उसके बाद अब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम हो जाती है। और ये माना जा रहा है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहाँ पर जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और हमारे 2 संवाददाता नमित त्यागी दिल्ली से और कुलवीर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले नमित आपके पास आएंगे। देखिए, एक मैराथन बैठक हुई, आप लगातार चर्चा कर रहे थे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त खुद उत्तराखंड गए थे, वहां पर सबसे मुलाकात की। इसके बाद फिर यूपी गए, यूपी में सभी नेताओं से, सभी जिलों के एसपी, डीएम। इसके बाद फिर दिल्ली में भी लगातार बैठक, मैराथन दौड़ होती रही। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो माना जाए किसी नतीजे पर आज चुनाव आयोग पहुंचेगा और माना जा रहा है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो बैठकें हुई हैं स्वास्थ्य सचिव और इलेक्शन कमीशन के प्रमुख के बीच में, उसके बाद आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है अंजनी 3:30 बजे। और 3:30 बजे क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या 5 राज्यों के अंदर तय समय सीमा पर चुनाव होंगे या फिर उन तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर तारीखों का ऐलान किया जाता है तो उसमें क्या प्रोटोकॉल्स के तहत जो है चुनाव आयोग 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव कराएगा। क्योंकि चुनाव आयोग के प्रमुख जो है, खुद चुनाव आयोग की टीम तमाम 5 राज्यों का दौरा कर चुकी है और वहां पर कोरोना की क्या सिचुएशन है, उसके हालात का जो जायजा है वो चुनाव आयोग की टीम ले चुकी है। तो किस तरीके से अगर चुनाव कराए जाएंगे तो वहां पर प्रचार प्रसार का कैसा रवैया रहेगा, क्या प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, क्या सभी रैलियों को जो है वो वर्चुअल रूप से कराया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो नामांकन और चुनावों की तारीखों के बीच में कितना गैप रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद जिस दिन परिणाम आएंगे उनके बीच में भी जो गैप होगा वो कितने दिन का होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जिन 5 राज्यों में अंजनी चुनाव होना है उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के अंदर एनडीए की सरकार है। पंजाब को छोड़ दें तो गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एनडीए की सरकार है। तो यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा फेज में चुनाव हो, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर ज्यादा सीटें हैं, चाहे हम यूपी की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, इन राज्यों के अंदर चुनाव आयोग के सामने चुनौती होगा कि आखिर कितने फेजों में चुनाव कराए जाएं। क्योंकि जो छोटे राज्य हैं, गोवा की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर विधानसभा की कम सीटें हैं। तो पहले क्या होता था कि केवल 1 या 2 फेजेस में छोटे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो जाते थे। लेकिन कोरोना के प्रकोप को देखते हुए चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है कि छोटे राज्यों में भी जो फेजेस की संख्या है, यानी कि ज्यादा फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है, कुलवीर आपके पास आएंगे। अब देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन इसके पहले वो लगभग सभी जो चुनावी राज्य हैं वहां पर गए, वहां का पूरा फीडबैक लिया। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब चुनाव के लिए कितना तैयार है, वहां पे जो पंजाब निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो कितना तैयार है? क्योंकि आज जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, माना जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाए। अंजनी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो पंजाब का दौरा है वो भी 2 दिन का दौरा है, वो भी करके गई थी हाल ही में टीम। और यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो उसका आकलन किया था और जहां पर उसको लगा कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है तो उसके निर्देश जो है वो प्रशासन को और जो राज्य चुनाव आयोग है उसको दे दिए गए थे।
और हाल ही में 2 दिन पहले ही हमारी पंजाब राज्य चुनाव आयोग से बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से तैयारी है, जैसे ही जो तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है जी। और कुलवीर देखिए, अलग अलग राज्यों में जब मुख्य चुनाव आयुक्त खुद भी गए थे तो लगातार सारे पार्टियों से भी बात की थी। रोहित विक्रम सिंह भी हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस पर निगाहें तो रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त खुद भी उत्तराखंड गए थे, यूपी गए थे, तमाम चुनावी राज्यों का उन्होंने दौरा किया था, फीडबैक लिया था, सभी पार्टियों से बात की थी, सभी अधिकारियों से बातचीत की थी, तो क्या आज अगर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो पूरा तैयार है चुनाव के लिए? पहले निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके साथ बैठक हुई थी और स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे और यहाँ से सारा फीडबैक लेके वो उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर चले गए थे। हालांकि यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं 2 दिन पहले ही उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई है। उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का इस बार पूरा ख्याल रखा जाएगा, पानी की व्यवस्था होगी, पोलिंग बूथ्स पर बिजली की व्यवस्था होगी, दिव्यांगजनों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी, महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका जो है अनुपालन किया जा सके और साथ ही मास्क की अनिवार्यता और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के लिए भी निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। अब हालांकि चुनाव आयोग की जो प्रेस वार्ता है 3:30 बजे, वो उस पर निर्भर करता है कि क्या कुछ दिशा निर्देश उसकी तरफ से दिए जाते हैं कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 403 विधानसभा सीटें हैं, बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अगर 2 फेजेस में चुनाव पोलिंग होगी तो यहाँ पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। चुनाव आयोग क्या इनकी जो फेजेस हैं इनमें इजाफा करता है या फिर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाता है, ये अब सभी की निगाहें 3:30 बजे की प्रेस वार्ता पे रहेंगी जब चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी। और नीरज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं लखनऊ से। नीरज, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर सभी की निगाहें होंगी, लेकिन कुछ ही दिन पहले यूपी दौरे पर थे, 3 दिन तक उन्होंने मंथन किया, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त भी गए थे, सभी पार्टियों से बात की, सभी नेताओं से बात की, तमाम जिलों के डीएम एसपी से उन्होंने मुलाकात की थी। मतलब पूरा फीडबैक लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि समय पर चुनाव हो। हालांकि जब से वो यूपी से दिल्ली आए उन सब के बीच कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, तो यूपी चुनाव के लिए तैयार है। जी हाँ, देखिए, अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में 3 जनवरी 2017 को आचार संहिता लग गई थी और आज की जो चुनाव आयोग की बैठक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। उन्होंने 3 दिनों तक अपना पूरा विधिवत जो फीडबैक लिया तमाम राजनीतिक दलों से, जो IPS अधिकारी हैं, जो IAS अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, इन सभी से व्यापक फीडबैक उन्होंने लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोरोना का संक्रमण जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के सामने कि किस तरह से आखिर जो है चुनाव कराया जाए। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव था, अब इस बार कितने चरणों में चुनाव होगा या ये जो चरण है ये बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन कराना भी जरूरी है। कहीं चुनाव के चक्कर में तमाम लोग कोविड संक्रमण के शिकार ना हो जाए, तो इसको भी चुनाव आयोग को देखना होगा कि 7 चरण की 8 चरण की उससे ज्यादा चरण में चुनाव कराए जाए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस बार कितने चरणों में चुनाव होंगे और जो वोटर्स हैं उनके लिए कोविड की जो गाइडलाइन है उसे किस तरह से पालन कराया जाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए तमाम बिंदुओं पे आज व्यापक चर्चा होगी और उसके बाद चुनाव आयोग जो है ये अपनी पूरी घोषणा करेगा कि किस तरह जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने की अनुमति होगी, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा या किस तरह से मास्क और सैनिटाइजर, इस तरह की तमाम चीजें हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 15 करोड़ वोटर्स हैं और 15 करोड़ वोटर्स को संभालना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए और प्रशासन के लिए भी। नमित, आपके पास आएंगे। इसके पहले जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने भी जब मुलाकात की थी तो उसमें एक बात ये सामने आई थी कि सभी चुनावी राज्यों को ये निर्देश दिया गया था कि वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाएं, जो वैक्सीन है वो ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, जो वोटर्स हैं या जो लोग चुनाव में जाने वाले हैं, जो अधिकारी होंगे, चुनाव अधिकारी होंगे या बाकी जो चुनाव में सहयोग करने वाले लोग होंगे, उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या मैक्सिमम लेवल पर जो वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है इन 5 राज्यों में दिख रहा है ऐसा?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंजनी, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको पिछले कुछ दिनों में बढ़ाया गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन राज्यों के अंदर जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है नेगेटिव किया जाए। और इसी वजह से कोरोना का प्रकोप को रोकने के लिए न केवल वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया गया है, बल्कि वहां पर जितने हेल्थ वर्कर्स और जो कोरोना वॉरियर हैं उनको, हालांकि 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगनी शुरू होगी, आज से उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि आखिर जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर किस तरीके से रैलियां की जाएंगी, क्योंकि हमने देखा था कोविड की जब दूसरी लहर आई थी अंजनी, तो यूपी के अंदर पंचायती चुनाव थे, बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव थे, और उस दौरान तमाम जो बड़े राजनेता थे वो दोनों ही राज्यों में प्रचार के लिए गए थे। और उसके बाद किस तरीके से कोविड फैला था ये आप सबको पता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर भी लगातार केसेस जो है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो लोग जिनको कोरोना हुआ है और जो होम आइसोलेट हैं वो आखिर इस लोकतंत्र के पर्व में, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे? क्या जो लोग होम आइसोलेट में हैं क्या वो अपना वोट जो है वो नहीं डाल पाएंगे? तो इसके लिए चुनाव आयोग आखिर क्या व्यवस्था करेगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। रोहित, देखिए इसके पहले जब उत्तराखंड भी गए थे वो, तो मुख्य चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा था कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे जो वैक्सीनेशन की स्पीड है उसको ज्यादा बढ़ाई जाए। जो लोग चुनाव की ड्यूटी में तैनात होंगे, इसके अलावा बाकी जो लोग होंगे, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग जाए। तो उसको उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो टीकाकरण की रफ्तार है वो क्या है, कैसे है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश में 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने का अभियान शुरू हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ये अभियान शुरू हुआ, क्योंकि 18 साल के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे चुनाव के लिए। तो राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पर कहना है कि 15 से 18 साल तक के जो ये बच्चे हैं इनकी संख्या 6,28,000 है और आगामी 10 तारीख तक यानी परसों तक ये पूरा अभियान पूरे उत्तराखंड में, समूचे उत्तराखंड में समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा भी राज्य सरकार ने डबल डोज वाले जितने भी लोग हैं उनके 100% वैक्सीनेट होने की बात राज्य सरकार ने कही है। हालांकि जो इक्का दुक्का मामले यदि छूट गए हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है हर घर दस्तक, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो घर घर जाके पता लगाएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि परिवार के सभी सदस्यों को दोनों डोजें कोविड वैक्सीन की लगी है कि नहीं। अगर नहीं लगी होगी तो उन्हें मौके पर ही वैक्सीनेट किया जाएगा। तो कुल मिला के समझा जाए तो वैक्सीनेशन अभियान जो है उत्तराखंड में 100% के करीब है। और जो ये नए वोटर्स हैं इनका जो वैक्सीनेशन अभियान है ये भी 10 तारीख को पूरा हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। नीरज, आपके पास आएंगे, चूंकि यूपी एक बड़ा राज्य है, जैसा आपने बताया कि भाई 15 करोड़ जो हमारे मतदाता हैं, लेकिन सबके बीच बड़ा राज्य है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर स्पीड और बढ़ानी होगी। और जो नए जो मतदाता हो रहे हैं उनकी वोटर लिस्ट में किस तरीके से उनके नाम को जोड़ा जाए, इन तमाम सब चीज़ों को लेकर तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं? क्या वहां पे क्या दिख रहा है? जी देखिए, तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो नाम थे वो बढ़ाने थे, वो घटाने थे, इस तरह की तमाम तैयारियां भले ही पूरी हो गई हों, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के सामने वो है कोरोना संक्रमण। अगर किसी के घर में संक्रमण फैल गया है तो वो घर से बाहर नहीं जा सकता, ना उसके परिवार के लोग घर से बाहर जा सकते हैं। जिस तरह से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, अगर हम पहले की बात करें तो 10,000 से लेकर 1 लाख पहुंचने में करीब 103 दिनों का समय लगा था। लेकिन उसके बाद जो दूसरी लहर आई थी उसमें लगभग 2 महीने का समय लगा था। लेकिन इस बार मात्र 10 दिन में जो कोरोना का संक्रमण है वो 1 लाख के पार हो गया है। तो ये समझना होगा कि अगर किसी भी घर में एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित होता है तो वो पूरा घर आइसोलेट हो जाएगा और वो जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें वो भाग नहीं ले पाएगा, यानी कि कई लोग और कई परिवार उसमें फंस जाएंगे। तो ये तमाम चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे, कौन सा ऑप्शन रखे या किस तरह से जाए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देखना होगा कि चुनाव आयोग अपनी तारीखों को जो ऐलान करेगा चुनाव को लेकर, उसके साथ किस तरह की गाइडलाइंस लगाता है, उस पर लोगों की ज्यादा नजर। ठीक है कुलवीर, जब पंजाब दौरे पर भी टीम गई थी तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि भाई वैक्सीनेशन की स्पीड को हमको बढ़ाना है। इसके अलावा जो इस बार जो बूथ हैं उनकी संख्या और बढ़ा दी गई, उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि जो है भीड़ ना हो। पहले मान लीजिए अगर किसी जिले में 1000 बूथ होते थे तो वहां पर 1200 कर दिए गए हैं। तो ये इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए। लेकिन टीकाकरण अभियान की हम बात कर लें तो पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या चल रही है, उसको लेकर कितनी तैयारियां वहां पर हैं? क्योंकि अगर हमको चुनाव सही सलामत करना है तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको बढ़ानी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ निर्देश दिया था।
चुनाव आयोग की टीम जब पंजाब का दौरा उसने किया था तो पंजाब के न केवल जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी, बल्कि जो स्वास्थ्य को लेकर वो भी एक रिपोर्ट जो है वो ली गई थी। और खास तौर पर क्योंकि ये इलेक्शन भी कोरोना काल में हो रहा है, लिहाजा उन तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही ये निर्देश भी दिए थे कि लोग जो है लोगों को किस तरह से बचाया जाए ताकि चुनाव जो है वो भी समय पर हो जाए और लोगों को भी ज्यादा खतरा ना हो, क्योंकि कोरोना पीक की ओर बढ़ रहा है। तो ये तमाम रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास थी, लिहाजा इस तरह के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन हो या फिर जो और प्रोटोकॉल्स हैं या फिर और जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही जहां जहां पर सख्ती बढ़ाने की जरूरत है वहां पर सख्ती बढ़ा दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रैलियां हैं उन पर फिलहाल रोक नहीं लग पा रही थी, और अब क्योंकि जो पूरी मशीनरी है वो चुनाव आयोग के पास आ गई है। और जहां तक पंजाब की बात करें तो पंजाब में चुनाव अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा पूरी मशीनरी उनके हाथ में आ जाएगी, लिहाजा वो तमाम नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे जो कि कोरोना काल में जरूरी है। ठीक है नीरज, आपके पास आएंगे। पंचायत चुनाव के दौरान हमने देखा था, क्योंकि मैं उस वक्त खुद भी था, गांव में ही था, आजमगढ़, सुल्तानपुर, कई जिलों में मैं खुद गया था वहां पे। तो उस वक्त हमने देखा कि कोरोना अपने दूसरी लहर पीक पर थी, और उस दौरान जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि अचानक से करीब 4 गुना रफ्तार से यूपी में कोरोना के मामले बढ़े थे। तो उससे सबक लेना होगा। तो अब जो है चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों के साथ साथ हो सकता है सख्त पाबंदियां भी कर दे रैलियों को लेकर या डोर टू डोर जो कैंपेन हो रहे हैं उसको लेकर भी। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर रैलियों को लेकर एक बड़ी घोषणा आज हो सकती है, इस पर लोगों की निगाहें हैं। क्योंकि अगर रैली होती है और बहुत बड़ी रैली होती है, जैसे कि अगर कोई किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता रैली करता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी दल का नेता अगर रैली करता है बड़ी, तो उसमें लाखों की भीड़ जुटनी लाजमी है और लिहाजा ये संक्रमण फैल सकता है। तो ये इस बात पे फोकस जरूर रहेगा कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या किसी और संसाधन के जरिए ये रैली की जाए, या लोगों को जो इस तरह से उनसे बातचीत करना चाहते हैं जो नेता हैं। जैसे कि आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आज यूट्यूब के जरिए से लोगों से जुड़ रही हैं, फेसबुक के जरिए से लोगों से जुड़ रही हैं। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके जरिए ये नेता लगातार जुड़ सकते हैं। ऐसी कुछ जो घोषणा है या किस तरह से वो करेंगे, तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट ये है सुरक्षित चुनाव हो, साफ सुथरा चुनाव हो और सभी लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। ये चुनाव आयोग को सबसे पहले उसकी नज़र है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण भी रोका जाए और लोग चुनाव में पार्टिसिपेट भी कर सके। तो इन दोनों बातों को लेकर जो आज मंथन किया जाएगा और उस मीटिंग के बाद यही निकलेगा कि आखिर कौन कौन सी नई गाइडलाइंस चुनाव आयोग द्वारा जो है लगाई गई हैं, किस तरह के प्रतिबंध आज से ही लगा दिए जाएं या आने वाले वक्त में चुनाव से पहले किस तरह से किए जाएं, प्रत्याशियों को लेकर किस तरह से गाइडलाइंस की जाएं कि लोगों से मिले या डोर टू डोर कैंपेनिंग या किसी सोशल जो नेटवर्किंग साइट है उससे मिले। तो इस तरह की तमाम बातों पर लोगों की नजर है कि आखिर किस तरह से चुनाव आयोग ये आने वाला 2022 का चुनाव संपन्न कराएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती कोरोना को लेकर चुनाव आयोग के सामने। कुलवीर कुछ कहना चाह रहा जी? कुलवीर, पंजाब में जो व्यवस्था की गई है उसमें खास बात एक और भी है कि जो मतदाता हैं उनकी 3 श्रेणियां उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग जो मतदाता 80 साल की उम्र से अधिक हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था है, या फिर जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो क्वारंटाइन हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनको बैलेट पेपर से चुनाव जो है वो उसकी सुविधा दी जाएगी, मतदान की सुविधा दी जाएगी। तो ये एक बड़ी व्यवस्था है, पहली बार इस तरह का प्रयोग जो है वो पंजाब में हो रहा है। बिल्कुल। और ये व्यवस्था कुलवीर, मुझे याद है जब यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये व्यवस्था उन्होंने कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि ये व्यवस्था सभी 5 राज्यों में हो व्यवस्था है कि भाई बैलेट पेपर से आप चुनाव देना चाहते हैं। हालांकि ऐच्छिक उनके ऊपर छोड़ दिया गया था, अगर आप 80 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग हैं, आप बूथ पर आना चाहते हैं या फिर आपके घर पर भी व्यवस्था की जाएगी। अब रोहित, ऐसे में देखिए बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि तमाम नियम कानून तो बना लिए जाते हैं, लेकिन आम लोगों को, आम मतदाताओं को समझाना ये टेढ़ी खीर होता है। यूपी में भी देख ले, उत्तराखंड में भी देख ले, अगर आप उनको समझाइए कि भाई मास्क लगाइए चुनाव प्रचार में, थोड़ा सा
सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, तो उल्टे वो आपको ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी चुनौती होगी और चुनाव आयोग का मेन फोकस है कि जागरूक किया जाए लोगों को। चलिए, मैं अपने सहयोगी कुलदीप की बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तराखंड की है, उनकी प्रेस वार्ता हुई थी। उन्होंने भी ये जानकारी दी थी कि जो 80 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही उनको मताधिकार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब चूंकि महत्वपूर्ण बात अंजलि ये है कि जब चुनाव आयुक्त की तमाम जो चुनावी राज्यों में जब वो जाते हैं, उत्तराखंड में भी 2 दिन रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश रहे, तब इस तरह से कोविड के मामलों में इजाफा नहीं हो रहा था। लेकिन ये 3-4 दिन से कोविड के मामलों में दोगुनी और तिगुनी रफ्तार से इजाफा हो रहा है। और अकेले अगर उत्तराखंड की बात करें तो बीते रोज उत्तराखंड में 814 मामले आए, अकेले राजधानी देहरादून में 325 मामले आए, हरिद्वार में 119 मामले, नैनीताल में 233 मामले। तो अब चुनाव आयोग को ये भी समझना होगा कि जब उसने तमाम चुनावी राज्यों में विजिट किया था तो कोरोना के मामलों में इस तरह से इजाफा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से दुगनी और तिगुनी की संख्या में ये मामलों में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए चुनाव आयोग कोई ठोस निर्णय ले सकता है। क्योंकि अभी 3 जनवरी को ही राजधानी देहरादून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली हुई थी और उसके बाद जब वो 4 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए और आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने उनके साथ मंच साझा किया था वो इस समय आइसोलेशन में है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो चुनाव आयोग साफ तौर पर तमाम फैक्टर का फीडबैक ले रहा होगा, कोविड के मामलों का भी फीडबैक ले रहा होगा। इस तरह से चुनावी फेजों को और अधिक संख्या में बढ़ाया जाना है और इस तरह से पोलिंग संख्या बढ़ाई जानी है। हालांकि पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस बार जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि पोलिंग बूथ की संख्या में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को ध्यान में रखते हुए इजाफा किया गया है। इस बार 11,647 पोलिंग बूथ उत्तराखंड में बनाए गए हैं और फिलहाल अब सबकी नजरें मुख्य निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता पे है कि क्या कुछ निर्देश देते हैं, क्या चुनाव की तारीखें आगे बढ़ती हैं या फिर चुनाव के चरण हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जाता है। जी नीरज, यूपी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चलिए अब नीरज के पास भी चलेंगे। कुलवीर, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कोविड एक बड़ी चुनौती है, ओमिक्रॉन एक बड़ी चुनौती है और इन सब के बीच जब जिस तरफ रोहित ने इशारा किया था, जब ये टीम पंजाब, यूपी, उत्तराखंड पहुंची थी उस वक्त ये मामले इतने ज़्यादा नहीं है। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात कर ले तो 1 हफ्ते में मामले करीब 50-60 हज़ार से ज़्यादा पहुंचे और 10-11 दिन में मामला 1 लाख के पार पहुंच गया था। तो अब थोड़ा सा जो सिचुएशन वो अलग हो गई है, तो इसको भी ध्यान में रखेगा चुनाव आयोग। बिल्कुल, क्योंकि जो स्टेट यूनिट्स हैं निर्वाचन आयोग की, उनसे रिपोर्ट जो है वो घड़ी घड़ी की ली जा रही है मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा कि ओमिक्रॉन या फिर जो कोरोना है उसको लेकर किस तरह की स्थितियां जो है वो उत्पन्न हुई हैं, ताकि उसी हिसाब से तैयारी जो है वो की जा सके। और इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं कि इन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते ही हुए या फिर जिस तरह की स्थिति है उसी को देखते हुए तैयारियां जो है वो मतदान के लिए की जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और ऐसे में कुलवीर देखना ये होगा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी तैयार हैं। हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी उत्तराखंड में तमाम जो उनकी रैलियां थी, जो उनके मैराथन दौड़ के कार्यक्रम थे, उसको स्वतः रद्द कर दिया और अब यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से वो चुनाव प्रचार करेंगी। तो ये नया तरीका कांग्रेस तरफ से अपनाया गया, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो ऐसे में हम पंजाब की बात कर ले तो वहां की जो पार्टियां हैं वो खुद कितनी जागरूक हैं? देखिए, यहाँ पर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनको वोटों की फिक्र है, वोटर्स की नहीं है। इसीलिए बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो आयोजन उनका हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से या प्रियंका गांधी की तरफ से जो संदेश निकल कर आया वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं था। वो पूरे देश के लिए था जहां जहां चुनाव है, क्योंकि कोरोना जो है वो हर जगह दस्तक दे चुका है और पंजाब में भी कोरोना से काफी बुरे हालात थे। लेकिन सबक इसलिए नहीं सीखा जाता क्योंकि चुनावी मौसम है और नेताओं को वोटर से ज्यादा वोट की फिक्र है। इसीलिए कोई भी ऐसी पहलकदमी जो है पंजाब की तरफ से नजर नहीं आई है जहां पे किसी नेता ने कहा हो कि वो वर्चुअल रैलीज करेंगे या फिर वो परहेज करेंगे कि ज्यादा संख्या में लोग ना आए रैली में, या फिर कोई और माध्यम जिस तरह से अपनी बात कहने का कोई और माध्यम अपनाएंगे। इस तरह की कोई पहल पंजाब में दिखी नहीं है। रोहित, अब देखिए चुनाव आयोग तैयार है, आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन पार्टियां कब जागरूक होंगी? हालांकि हमने उत्तराखंड में अभी देखा कि आपकी रिपोर्ट भी मैं देख रहा था
कि वहां पर रैलियों पर 16 तारीख तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी सरकार अब खुद गंभीर हो रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब उनको सोचना होगा कि अगर हमको चुनाव में जाना है, चुनाव टले नहीं, तो हमको खुद से जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा और अपने लोगों को जागरूक करना होगा। देखिए अंजलि, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है दिल्ली का, और किसी की महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी जाती है कि आगामी 9 जनवरी को, यानी कि कल जो प्रियंका गांधी की रैली प्रस्तावित थी उसको बेहद सफल बनाया जाए। एक दिन बाद सभी जो नेता है वो देहरादून पहुंचते हैं, पार्टी मुख्यालय में मैराथन बैठक चलती है कि इस रैली में कैसे लाखों की संख्या में जनता को जुटाया जाए, और पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और उसके बाद ही देर शाम को प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है कि उन्होंने रैलियों में आने के लिए मना कर दिया है, उनकी रैलियां रद्द हो गई। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो गणेश गोंदियाल है, उन्होंने मीडिया में सामने आकर बयान दिया कि अब कांग्रेस कोई रैली नहीं करेगी आगामी चुनाव पर लेकर, और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने जिस तरह से 9 तारीख यानी कल की रैलियों को स्थगित कर दिया है, वो अपेक्षा करते हैं कांग्रेस की तरफ से कि अब बीजेपी और सभी राजनीतिक दल भी कोई रैली और कोई जनसभा ना करें। तो इस नई एसओपी जारी की गई उत्तराखंड सरकार की तरफ, उसमें क्या है, रैली निरस्त की गई है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जो नई एसओपी आई है उसके तहत जो है आगामी 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियां, जनसभाएं, धरना प्रदर्शन सबको रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ ही 16 तारीख तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र, 12वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और आगामी 16 जनवरी तक सभी स्विमिंग पूल और सभी वाटर पार्क्स को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ। जिम, शॉपिंग मॉल हो, थिएटर हो, मल्टीप्लेक्सेस हो, ऑडिटोरियम हो, स्पा हो, सैलून हो, इन सब। चलिए रोहित, नीरज, कुलवीर, बने रहिए आप लोग, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि आज 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस पर यह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, और उसको लेकर क्या तैयारी है उस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं।